गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, बीए पार्ट थर्ड के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए हम जो उनका फर्स्ट पेपर है ज्योग्राफी ऑफ एशिया, उसकी बात कर रहे थे। अभी तक के लेक्चर्स में हमने एक एशिया का जनरल इंट्रोडक्शन और उसके बाद हमने एशिया का उच्चावच या रिलीफ की बात की थी, और हम ये देख रहे थे कि मध्य पर्वत क्रम और पठार क्रम के बारे में पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से पामीर की गांठ से निकलकर ये सब तरफ फैला हुआ है और एशिया का बड़ा भाग ऑलमोस्ट 20% लैंड एरिया इसने कवर कर रखा है। इसके आगे की तरफ आज हम पढ़ेंगे कि पामीर से जो इसका तीसरा क्रम निकलता है पूरब दिशा की तरफ, उसकी हम बात करेंगे। तो पामीर की गांठ से जो पूर्व की तरफ एक दक्षिण पूर्व में श्रेणी चली गई है, जिसे हम कुनलून, बथानकारा और सिनलिंग पर्वत के नाम से जानते हैं। आप अगर एटलस में देखेंगे तो आपको इनकी लोकेशन एकदम से नज़र आ जाएगी। उसके बाद पामीर की गांठ के पूरब की ओर दूसरी पर्वत श्रेणियाँ उत्तर पूरब की ओर चली गई हैं, जिसमें अल्ताई नाग, नानशान और खिंगन, ये तीनों आपको श्रृंखलाएं आपके मानचित्र पर नज़र आ जाएंगी। उनको आप देखिए। हिमालय और कुनलुन पर्वत के जो बीच का क्षेत्र है उसको हम तिब्बत का पठार कहते हैं, और ये पठार दुनिया में सबसे ऊंचाई पे पाए जाने वाला पठार है। इस क्षेत्र की जो ऊंचाई मानी गई है वो 4500 मीटर के लगभग मानी गई है, और तिब्बत के पठार का आप नाम सुनते रहते होंगे। इसकी लोकेशन को मैप पे देखिए। और हिमालय और कुनलुन पर्वत श्रेणी के मध्य एक और अच्छी बड़ी विशाल श्रेणी यहाँ पर स्थित है, जिसको हम कराकोरम का नाम देते हैं, कराकोरम के नाम से जानते हैं। अब हम पामीर का अगर चौथा क्रम देखें तो उसमें उत्तर पूरब की ओर फैला हुआ चौथा क्रम है। इसमें कंपैरेटिवली निम्न पर्वत और पठार माने जाते हैं। पामीर की गांठ के उत्तर पश्चिम में एक पर्वत श्रेणी का क्रम निकल गया है, जिसमें जो मेन जो पर्वत हैं वो है तियानशान, अल्ताई, यावलोनोवा और सेनोवा। ये 4 पर्वत उसमें निकले हैं जो कंपैरेटिवली इनकी ऊंचाई कम है, कम ऊंचाई वाले पर्वत हैं। फिर पामीर की गांठ के उत्तर पूरब की ओर एक पर्वत श्रेणी का और आगे क्रम निकल गया है, और ये कौन से हैं, जिसमें ये काफ़ी उस साइड में आ जाते हैं, काफ़ी नीचे की उत्तर की तरफ आ जाते हैं, जिसमें वर्खोयानस, कोलिमा, अनादिर और कमचटका, ये मेन जो है ये उस श्रेणी में निकल गई हैं। और तियानशान और जो कुनलून पर्वत है उसके बीच में तारिम बेसिन उसकी स्थिति है। तो ये हमने इसका पूरा पर्वतीय क्रम पढ़ा कि हिमालय से जो नदियाँ पर्वत श्रेणियाँ निकलती हैं, हर दिशा में हमने उनको अलग अलग नाम दिए हैं। तो आप इन सब की स्थिति को मैप पे देखिए। ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इनके बीच बीच में पठारी क्षेत्र भी पाए जाते हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएं बहुत ऊंची हैं, विकीर्ण हैं और हर दिशा में फैली हुई हैं। तो एशिया का जो पहला हमने रिलीफ या जो हमने ये इसका उच्चावच के बारे में पढ़ा, उसमें सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो हमने पढ़ा, वो कौन सा है? पामीर की गांठ से निकलने वाला क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती पर्वत क्रम और पठार क्रम। तो ये आपका एक अच्छा, आप इसको तैयार कीजिए, आप इसकी मैप में भी इन सब की लोकेशन को देखते रहिए। फिर हम दूसरी उच्चावच की स्थिति की बात करते हैं, तो वो है नदियों के मैदान। हमने जनरल इंट्रोडक्शन में ये पढ़ा था कि किस प्रकार से एशिया में विशाल नदियों के मैदान पाए जाते हैं जो अत्यंत उपजाऊ हैं, और हम ये मानते हैं कि जो मानव सभ्यता का विकास हुआ वो इन्हीं नदियों के मैदान में हुआ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, उनका पालना इनको कहा जाता है, क्योंकि इनमें ही वो विकसित हुई थी। अगर हम एशिया में देखें तो नदियों के छोटे बड़े सभी तरह के मैदान पाए जाते हैं। उपजाऊ तो सभी हैं क्योंकि नदियों के मैदान हैं।
सिंधु घाटी और दजला फरात बेसिन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सभ्यता के पालने कहे जाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मानव सभ्यता जन्मी थी। और आज भी हमें बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल प्रूफ इस तरह के मिलते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि उस समय में भी यहाँ पर जो लाइफ थी वो कितनी ऑर्गेनाइज थी। और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड देखें, उनके कपड़ों से रिलेटेड देखें, तो ये सारा विकास उस समय अच्छी उसमें इन्हीं क्षेत्रों में विश्व में सबसे पहले हुआ था। ये जो क्षेत्र हैं ये उपजाऊ हैं, तो डेफिनेटली यहाँ खेती अच्छी होती है, और ये वो क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। जो भी एशिया के जितने भी मैदान हैं, हम एक एक को अलग से पढ़ेंगे, तो हम पश्चिम से पूर्व की तरफ इनका अध्ययन शुरू करते हैं। इनको भी आप साथ में मानचित्र पर देखते जाइए, इनकी मार्किंग करते जाइए। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे दजला फरात का मैदान। ये जो मैदान है इसका विस्तार इराक के क्षेत्र में पाया जाता है। इसे मेसोपोटामिया का मैदान भी कहते हैं। ये जो दजला फरात नदियां हैं ये अरारात पर्वत से निकलकर इराक में होती हुई फ़ारस की खाड़ी में गिर जाती है। जब ये खाड़ी में गिरती है उसके पहले ये आपस में मिलती है, जिसे हम कहते हैं, जिसको लोकल भाषा में नाम दिया गया है शतल अरब, वो वहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे बेबीलोनियन सभ्यता का, सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोन का विकास यहाँ पर हुआ था। इसके अतिरिक्त असीरी, सुमेरी, ये सभ्यता का भी विकास इसी मैदान में हुआ। अगर ये नदियाँ नहीं होती तो डेफिनेटली ये जो क्षेत्र है वो भी एक विशाल मरुस्थल होता। नहरों के द्वारा इस मैदान में सिंचाई करके अब कृषि की जाती है। देखिए, पानी जो होता है वो एक ऐसा एस्पेक्ट है कि उसकी प्रेजेंस पॉपुलेशन के लिए, विकास के लिए इतनी आवश्यक होती है। वो कहा जाता है कि बिन पानी सब सून, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। अगर इस क्षेत्र में ये नदियाँ नहीं होती तो इसकी स्थिति इस प्रकार की है, वर्षा की मात्रा यहाँ इतनी कम होती है कि यहाँ पर 100% ये मैदान एक मरुस्थल के रूप में होता। पर अब इन नदियों के पानी से नहरें निकाल के कृषि की जाने लगी है, तो उसका क्या असर है कि ये क्षेत्र में कृषि कार्य भी अच्छे से होने लगा है। फिर हम दूसरे मैदान की बात करते हैं, गंगा और सिंधु का मैदान। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सिंधु नदी है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की नदी है। तो ये गंगा और सिंधु का मैदान जो है, इसने भारत और पाकिस्तान पूरा ये फैला हुआ है। और इन नदियों की अनेक सहायक नदियाँ भी हैं। मेन नदियाँ ये हैं और इनकी अनेक सहायक नदियाँ भी हैं। इसीलिए ये मैदान जो है इसका आकार बहुत ही विशाल है। और ये उपजाऊ कांप मिट्टी से निर्मित है। नदियों की उपजाऊ मिट्टी यहाँ पर फैली हुई है और ये अच्छी कृषि वाले क्षेत्र हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एशिया के इसी क्षेत्र में हुई थी। आर्य संस्कृति का विकास भी इसी मैदान में हुआ था। और हम ये मानते हैं कि संसार के चुने हुए उपजाऊ मैदानों में से है। और इन मैदानी भागों में प्राचीन काल में द्रविड़ और आर्य, ये सभ्यताओं का विकास यहाँ पे हुआ था। देखिए, जितने भी सभ्यता के विकास हुए, ना तो वो एक ही क्षेत्र में हुए, ना वो एक ही टाइम में हुए, इसलिए हम इन्हें अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो द्रविड़ और आर्य सभ्यता का जो विकास हुआ था इस क्षेत्र में ही हुआ था। फिर हम तीसरी नदी की बात करते हैं, वो है इरावदी नदी का मैदान। ये म्यांमार, जिसका पूरा नाम हम बर्मा के नाम से भी जानते हैं, ये म्यांमार क्षेत्र में है। इरावदी नदी भी बहुत उपजाऊ है। वही यहाँ पर भी कांप मिट्टी का विस्तार है। सैकड़ों मीटर गहरी परतें यहाँ पे मिट्टी की हैं। पानी की उपलब्धता है, तापमान अच्छा है, इसलिए यहाँ पर चावल की कृषि के लिए ये क्षेत्र जो है वर्ल्ड फेमस है। और साथ ही साथ बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड ये एरिया है। तो इस नदी की वजह से यहाँ पर ये सारी कार्यवाही होती है और इतनी विशाल जनसंख्या का पेट भरने की ये कैपेसिटी रखता है। तो ये भी एशिया के एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैदानों में से है।
फिर हम बात करते हैं मीनाम नदी का मैदान। ये थाईलैंड के क्षेत्र में स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ है वह थाईलैंड में प्रवाहित जो मीनाल नदी है उसके द्वारा, मीनाम नदी है उसके द्वारा। आप मानचित्र पे देखिए, आपको नज़र आ जाएगी। तो इस मीनाम नदी के द्वारा इसका विकास हुआ है। और ये जो नदी है ये उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है और वही बड़ी मात्रा में कांप मिट्टी को यहाँ पर बिछाती है। और कांप मिट्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ मैदान है और दक्षिण की ओर अधिक इसमें उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है। बागाती कृषि के लिए ये मैदान और ये डेल्टा बहुत फेमस है। इस क्षेत्र में भी ये पॉपुलेशन डेंसिटी इस क्षेत्र की काफ़ी अच्छी है। फिर हम बात करते हैं मेकॉन्ग नदी का मैदान। यह इंडोनेशिया प्रायद्वीप में है और उपजाऊ मिट्टी वाला मैदान है और इसका विस्तार इंडोनेशिया के अतिरिक्त थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस इन सभी स्थानों पे पाया जाता है। और ये मैदान भी कांप मिट्टी की से ही बना है। अनेक परतें यहाँ पे, मतलब मिट्टी की गहराई अच्छी है। ये चावल और चाय इन दोनों की कृषि के लिए बहुत फेमस है क्योंकि यहाँ नमी की मात्रा भी है, यहाँ पर तापमान भी अधिक है। तो और इस क्षेत्र का जो स्टेपल फूड है, जो उनकी खाने की आदतों में शामिल है, उसमें चावल ही सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज़्यादा उसी की खेती होती है। तो ये जो मेकॉन्ग नदी का मैदान है, इसके बाद हम चाइना की तरफ आते हैं। और चाइना की जो एक महत्वपूर्ण नदी है जिसका नाम है सीकियांग नदी की चर्चा करते हैं। इसका निर्माण जो है वो सीकियांग के नदी के क्षेत्र में है, सीकियांग के मैदान का। और ये नदी प्रशांत महासागर में गिरती है और उस गिरने के पहले ये उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है कि फ्लैट लैंड होता है, इस वजह से समुद्र में गिरने के पहले नदी काफ़ी क्षेत्र में फैल जाती है, जिसके कारण उसका उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र भी अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये मैदान का विस्तार बहुत ज़्यादा नहीं है, पर एक तंग और सकरा मैदान है और यहाँ पर भी चावल की और चाय की कृषि की जाती है। उसके बाद एक हम बहुत महत्वपूर्ण नदी की बात करेंगे जिसका नाम है यांगटी सिकियांग नदी। ये नदी मध्य चीन में बहती है और उसका निर्माण यांगटी सिकियांग मेन रिवर जो है और उसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। बड़ा विशाल क्षेत्र है, इसको हम रेड बेसिन का मैदान भी कहते हैं। और यहाँ पर वही कांप मिट्टी बिछी हुई है और यहाँ पर चावल और गेहूँ ये बहुतायत से पैदा होता है। ये भी चीन की आबादी का एक बड़ा हिस्सा यांगटी सिकियांग नदी के मैदान में निवास करता है, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी है। उसके बाद हम ह्वांगहो नदी की बात करते हैं। इसका निर्माण ह्वांगहो और पीली नदी के द्वारा हुआ है। इसको लोअस का पठार से होता है ओरिजिन, वहाँ से मिट्टी अपने साथ बहा कर लाती हैं और उत्तरी चीन के भाग में विशाल क्षेत्र में इसको बिछा देती है। उस मिट्टी का रंग पीला होता है, इसलिए हम पीली मिट्टी का मैदान या पीला मैदान भी इसे कहते हैं। यह चीन के उत्तर में है। इस मैदान में नदी का तल अन्य भागों से ऊंचा है, इसलिए ये नदी कई बार अपना रास्ता बदल लेती है और इसका यही कारण है कि इसमें फिर बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है। रास्ता बदलने से बहुत ज़्यादा यहाँ पर भयंकर बाढ़ आने से इसे चीन का शोक या सॉरो ऑफ चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि हर साल इससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचती है वहाँ पे मानव एस्टेब्लिशमेंट्स को, पॉपुलेशन को। तो इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। परंतु साथ ही साथ जब ये फैलती है क्षेत्र में तो ये बहुत बड़े क्षेत्र को उपजाऊ मिट्टी की सौगात दे जाती है। तो इस प्रकार हमने ये टोटल 8 नदियों के बारे में पढ़ा। ये 8 नदियाँ एशिया में बड़े मैदानों की रचना करती हैं और ये सभी क्षेत्र 8 क्षेत्र अपने आप में बहुत उपजाऊ हैं और बहुत सारी पॉपुलेशन यहाँ पर बसती है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ की बहुत ज़्यादा है और एशिया में जो सभ्यता का जो क्रम चला वो इन नदियों की घाटियों में ही चला। थैंक यू।